एक चीज़ जो बार बार काफ़ी साधकों की आती रहती है, और ज़्यादातर जो नए साधक रहते हैं, पुराने साधक को इतनी दिक्कत नहीं आती, पर नए साधकों की ये आती है कि जब भी वो किसी आध्यात्मिक पथ पर चल रहे होते हैं तो कुछ लोग उनके, चाहे वो घर के परिवार के लोग हों या फिर उनके रिश्तेदार हों या दोस्त हों, तो कैसे वो इन मुश्किल लोगों से, जो कठिन लोग हैं जिनको हम बोलते हैं डिफ़िकल्ट पीपल, उनसे हम कैसे डील करें। तो आज हम कुछ बेसिक्स समझेंगे इनको डील करने के लिए। देखो, फिर से जैसे मैंने बोला, आंसर्स वर्ल्डली नहीं मिलेंगे यहाँ पर स्पिरिचुअल आंसर्स ही आपको मिलेंगे। तो पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ एकदम फंडामेंटल्स, अगर हम ये थोड़े से फंडामेंटल समझ जाए ना, तो हमारी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो वहीं पे ही सॉल्व हो जाती हैं। सबसे पहले हमें दो चीज़ों को समझना है। पहली चीज़ ये कि हम जब बोलते हैं कि मुश्किल लोग, चैलेंजिंग पीपल, एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि वो हमें दुश्मन जैसे प्रतीत होते हैं, है ना। तो हमारे क्या होता है ज़िंदगी में, या तो दोस्त होते हैं या दुश्मन होते हैं। अब दुश्मन को आप नेगेटिव उसमें मत लो कि वो दुश्मन वाला दुश्मन एकदम, बट जनरली तो हमारे दोस्त होते हैं और दुश्मन होते हैं। और ये दोस्त और दुश्मन का हम बंटवारा कैसे करते हैं, कैसे डिफ़ाइन होते हैं। देखो, बहुत सिंपल चीज़ है। हम सब की इच्छाएं होती हैं, हम सब की डिज़ायर्स हैं। जो भी हमारी इच्छा को पूरा करने में हमारी मदद करता है, मेरी कोई भी इच्छा हो, मैं कुछ खाना चाहती हूँ, कहीं घूमने जाना चाहती हूँ, मैं कोई अच्छी जॉब चेंज करना चाहती हूँ, या मुझे अपनी जॉब में सपोर्ट चाहिए, या मुझे फैमिली में सपोर्ट चाहिए, या मुझे स्पिरिचुअल सपोर्ट चाहिए, जो भी मेरी इच्छा है उसको अगर कोई सपोर्ट करता है, उसमें जो मदद करता है कि वो मेरी इच्छा पूरी हो, वो मेरी हेल्प करता है, वो होता है दोस्त। आप इस चीज़ को चेक कर लीजिएगा अपनी लाइफ में भी, कि जो भी लोग आपको बहुत अच्छे लगते हैं, जिनके प्रति आपका प्रेम है, आपको लगता है ये मेरे फ्रेंड्स हैं, वहाँ पे क्या है, व्हाट इज़ इट दैट इज़ वर्किंग ओवर देयर, तो आपको समझ में आएगा कि वो आपकी डिज़ायर्स की फुलफिलमेंट में आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और दुश्मन क्या हुए, बिल्कुल उल्टा इससे। दुश्मन का क्या मतलब है कि जो लोग मेरी इच्छा के आड़े आ रहे हैं, मैं कुछ करना चाहती हूँ और कुछ लोगों की वजह से या तो वो डिले हो रहा है या नहीं हो पा रहा है, तो वो कौन हो जाते हैं, मेरे दुश्मन। बहुत सिंपल। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि दोस्त और दुश्मन। ठीक है, तो पहली कॉन्सेप्ट हम ये समझ लें कि दोस्त क्या होते हैं और दुश्मन क्या होते हैं, और हर चीज़ हमारी ही इच्छाओं से रिलेटेड है और कुछ नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो हमें समझनी है, और यहाँ पे काफ़ी सारे आप लोग साधक हैं जो पहले से साधना कर रहे हैं, वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं कि हम जो सब हैं, हर कोई जो यहाँ पर ह्यूमन बीइंग बन के आया है, जो इंडिविजुअल है, इंसान है, इज़ सेल्फिश। हम सब सेल्फिश हैं। हमें इस बात को समझ के ये चीज़ रखनी है कि हम सब के सब सेल्फिश हैं। तो अगर हम सब सेल्फिश हैं, तो इसका मतलब जब मैं ये बोलती हूँ कि दूसरे लोग मुश्किल हैं या डिफ़िकल्ट हैं या चैलेंजिंग हैं, मैं भी उनके लिए डिफ़िकल्ट हूँ और चैलेंजिंग हूँ। ये दोनों चीज़ें रिलेटेड है, जो मैंने पहले बोला कि अगर मुझे लग रहा है कि मेरी इच्छा पूरी करने में कोई अड़चन डाल रहा है, उसके लिए भी यही बात हो रही है। जिसको मैं बोलती हूँ कि ये पर्सन डिफ़िकल्ट है, इसका मतलब उसकी भी कोई इच्छा है जो वो पूरी करना चाहता है, और जहाँ पर मैं उसके बीच में अड़चन डाल रही हूँ, मैं उस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। तो ये सब अब हमें क्या करना होगा, अगर हम ये इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लें, और फिर अगर हम अपने कुछ इश्यूज़ लिखें कि मेरे ये इश्यूज़ हैं, मेरे लिए ये पर्सन डिफ़िकल्ट है, इसकी वजह से मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम हो रही है, और फिर हम बस ये इन कॉन्सेप्ट्स को लेके डिफ़ाइन करें कि अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरी क्या इच्छा है जहाँ पर ये इंसान बीच में आ रहा है, और इच्छा है, और दूसरी चीज़ मैं भी सेल्फिश हूँ, वो भी सेल्फिश है। देखो, इस चीज़ को आप लोग ना पत्थर की लकीर समझ के लिख लो चाहो तो। कोई भी इंसान ऐसा होता ही नहीं जो सेल्फिश नहीं होता। हम सब सेल्फिश हैं, मैं भी सेल्फिश हूँ, आप भी सेल्फिश हो। सेल्फिश का क्या मतलब है, बस हमें समझना ये होगा कि सेल्फिश का क्या मतलब है। सेल्फिश का मतलब ये है कि हम जो भी करते हैं इवेंचुअली उसमें हमारा ही फ़ायदा हो रहा होता है।
कुछ भी, हम हर एक्शन अपने लिए ही करते हैं। हर कोई, हर जीव अपने लिए ही करता है। सिर्फ फ़र्क क्या होता है, जब हम बोलते हैं कि हम जो डिफ़ाइन करते हैं सेल्फिश और सेल्फलेसनेस को, वो बड़ा रिलेटिव होता है। रिलेटिव कैसे है कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ऐसा लगेगा कि मेरे सिर्फ इस शरीर और मन के लिए कर रही हूँ तो लगेगा सेल्फिश है। लेकिन अगर मैं इस शरीर और मन के अलावा इस शरीर के साथ जुड़े हुए कुछ और शरीरों और मनों के लिए कर रही हूँ, जैसे कि मेरा पति, मेरा बेटा, मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई बहन, मेरे फ्रेंड्स, उनके लिए कर रही हूँ, तो क्या लगेगा कि हाँ मैं सेल्फिश नहीं हूँ, लेकिन मैं तब भी सेल्फिश हूँ। क्योंकि मैं उनके लिए क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मेरे हैं, ये मेरे से जुड़े हुए हैं। जो मेरा मैं है, उस मैं में कितने लोग आते हैं। जब मैं उनके लिए भी करती हूँ तो अपने लिए ही कर रही हूँ। अगर मैं अपने बेटे के लिए करती हूँ तो मैं अपने बेटे के लिए नहीं करती। मैं बोलूँगी हाँ मैं तो बड़ी सेल्फलेस हूँ, मैं अपने बेटे के लिए कर रही हूँ। नहीं, मैं अपने लिए ही कर रही हूँ। इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि वो मेरा बेटा है, इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर मैं नहीं करूँगी तो मुझे बहुत परेशानी होगी। आप इस चीज़ को, मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जिसने भी ये एक्सरसाइज नहीं करी हो, आप ये ज़रूर करें। आप वो सब चीज़ें लिखें, एटलीस्ट 4-5 चीज़ें लिखें जहाँ आपको लगा कि आपने ये काम किसी दूसरे के लिए किया। और आप रियलाइज़ करोगे, अगर इस पे थोड़ा सा भी मनन करोगे, थोड़ा सा डीप जाओगे, कि आप अपने लिए ही कर रहे थे। और कभी कभी हम जब चुप रह जाते हैं, हम नहीं बोलते हैं, हमें कभी कभी ये भी लगता है कि अरे मैंने देखो दूसरे के भले के लिए मैं चुप रहा, वहाँ भी कहीं गहरे में हम अपने लिए ही कर रहे होते हैं। या तो हम शांति चाहते हैं इसलिए नहीं करते, या हमें लगता है कि और चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएगी इसलिए हम नहीं करते, या हमें लगता है कि हम करेंगे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि ना करो। लेकिन आप पाओगे क्या कि मैं अपने लिए ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट करूँगी 2 चीज़ें। पहली चीज़, हम सब सेल्फिश हैं, सब के सब। और दूसरी चीज़, हमारी सेल्फिशनेस में, सेल्फिश का क्या मतलब है, मैं अपनी इच्छा पूर्ति के लिए सब काम करती हूँ। और मेरी इच्छा पूर्ति में जो लोग मेरी मदद करते हैं वो मेरे दोस्त होते हैं, और जो मेरी आड़े आते हैं, जो मेरी इच्छा पूर्ति के बीच में आ जाते हैं, वो मेरे दुश्मन होते हैं। अब जब हमें ये समझ में आ गया, ये बेसिक कॉन्सेप्ट, अब हमें क्या चल रहा है, अब हम आगे चलेंगे। अब चलेंगे और क्या देखेंगे कि अच्छा ये कौन से लोग हैं जिनको मैं बोल रहा हूँ कि ये डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग है, कौन है ये। तो यहाँ पे जब आप लिखोगे तो आपको बस एक ही चीज़ हो, और कोई आंसर आएगा ही नहीं, आपको यही समझ में आएगा कि आपकी कुछ इनसे एक्सपेक्टेशंस हैं। आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं जो वो पूरी नहीं कर रहे, या आपकी, और कभी कभी जैसे हम आध्यात्मिक मार्ग पर भी चलते हैं तब भी हमारी कभी एक्सपेक्टेशन ऐसी होती है कि मैं अब ये करना चाहता हूँ, मुझे अपने लिए समय चाहिए ले, और दूसरा मुझे डिस्टर्ब ना करे, या फिर मैं ये कर रहा हूँ तो दूसरे को ये चीज़, बात को समझना चाहिए। तो हमारी सटल में होगी, मे बी डायरेक्ट एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा कि कोई कुछ हमारे लिए करे, लेकिन हाँ ये एक्सपेक्टेशन होगी कि वो ये ना करे, करना या ना करना, कुछ ना कुछ दोनों में से कोई एक्सपेक्टेशन यहाँ पर रहेगी। फिर क्या आ जाता है एक और, कि चलो ठीक है मैं उससे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो मुझसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है उनसे। दूसरा चीज़ क्या होगी, उनकी मुझसे एक्सपेक्टेशन है, और उनकी जो मुझसे एक्सपेक्टेशन है वो मैं पूरी नहीं कर सकती। तो मुझे इस चीज़ की परेशानी है कि वो मुझसे क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं ये करूँ। और उसमें भी देखो, अभी कंफ्यूज मत होना, उसमें भी क्या है, मैं नहीं चाहती कि वो मुझसे एक्सपेक्ट करें, और मैं ये भी नहीं चाहती कि अगर मैं उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी ना करूं तो वो बुरा माने, तो मुझे वो बुरा भी ना माने, दे शुड अंडरस्टैंड। तो कहीं ना कहीं हमारी एक्सपेक्टेशंस ही अटकेंगी। और सेम चीज़ उनके लिए भी अप्लाई होती है, सेम चीज़। वर्ल्डली रिलेशनशिप्स में, कोई भी रिलेशनशिप, वर्ल्डली की बात नहीं है, सब रिलेशनशिप्स आर वर्ल्डली ओनली एक्चुअली, इट इज़ अ गिव एंड टेक। लेट्स अंडरस्टैंड, हर रिश्ता जो है वो लेन देन का रिश्ता है। और क्या मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि क्या हम बिना उस लेन देन के रह सकते हैं? नहीं, नहीं रह सकते। ये भी हमें समझनी पड़ेगी बात, ये भी एक फैक्ट है कि कुछ ना कुछ लेन देन हर रिश्ते में रहेगा ही रहेगा।
तो फिर हमारे लिए बात क्या आ जाती है, अगर हम इन चीज़ों को समझें उसके बाद ये आता है कि मैं अब उन रिश्तों को मिनिमाइज़ कर दूं। मुझे अपनी एक्सपेक्टेशंस मिनिमाइज़ करनी है कि मैं दूसरे से क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, और मेरी एक्सपेक्टेशंस तभी ज़्यादा होंगी अगर मैं दूसरे पे डिपेंडेंट हूँ, चाहे फाइनेंशियली डिपेंडेंट हूँ, चाहे फिज़िकली डिपेंडेंट हूँ, चाहे इमोशनली डिपेंडेंट हूँ। तो वो डिपेंडेंसी कम करके अपने ऊपर लेके आना है, इंडिपेंडेंट होना है। और स्पिरिचुअलिटी में हम कभी भी दूसरे को तो ब्लेम करते ही नहीं हैं, दूसरे की तो बात करते ही नहीं, दूसरा कोई होता ही नहीं। बात हमेशा अपने लिए आती है कि बदलना मुझे ही होता है, ये सब कुछ समझ के, है ना। हम यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं करते कि हम दूसरों को बदलें या दूसरे हमारे लिए कुछ ऐसा करें। हमें होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ही कैसे बदल सकते हैं। एक रूमी का कोट है ना कि व्हेन आई वाज फुलिश आई वांटेड टू चेंज द वर्ल्ड, व्हेन आई वाज फुलिश आई वांटेड टू चेंज द वर्ल्ड, बट व्हेन आई बिकेम वाइज आई स्टार्टेड चेंजिंग माई सेल्फ। Spiritual path teaches you to change yourself, not to change other people. So first, if I become independent, the less dependent I am on others, the less expectations I will have from. फिर दूसरी चीज़ जो आई कि चलो मेरी एक्सपेक्टेशंस तो दूसरे से नहीं है। एक्चुअली कुछ साधकों से बात हो रही थी और यही चर्चा हो रही थी। उन्होंने बोला नहीं, हमारी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है दूसरों की, लेकिन उनकी तो होती है ना हमसे, उनकी एक्सपेक्टेशंस हमसे हैं, उसमें क्या करें, वहाँ पे हम फंस जाते हैं। तो हाँ, अगर हमने हमारी एक जो पुरानी एक कहानी चल रही है, जिस कहानी में हमने ही कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेशंस उनकी बनाई हैं जाने अनजाने में, जहाँ वो हमसे ये चीज़ें चाहते हैं और अब हम बदल रहे हैं, तो कोई बात नहीं है। डिपेंडिंग ऑन कि वो रिश्ता कौन है, वो पर्सन कितना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आप ये कुछ लोग हम जो थोड़े समझदार होते हैं वो इन चीज़ों को समझते हैं। वो ये समझेंगे कि हाँ, अब आप बदल रहे हो, पहले आप ये सब करते थे, अब आप ये सब नहीं करना चाहते हो, तो आपका ये चीज़ बदल रही है। वो समझ सकते हैं इस बात को। और फिर अगर वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं और आप उसको पूरा नहीं कर सकते, तो ये भी एक्सपेक्ट नहीं करना उनसे कि वो इस चीज़ को समझें या वो बुरा ना माने। क्या होगा, आप उनकी एक्सपेक्टेशंस नहीं मीट कर पाओगे, दे विल फील बैड। सो इट्स ओके, यू हैव टू बी ओके विद देम फीलिंग बैड। अगर उनको बुरा लग रहा है तो हम अभी नहीं कर सकते इसमें, डोंट वरी अबाउट इट। और ये एक ऐसा मार्ग है, जब आप इस पे चलते रहते हो और जब भी आप जो भी यहाँ पे जानोगे, अगर सच में शिद्दत से चलोगे इस मार्ग पे, तो आप सबके लिए बहुत कुछ कर पाओगे। और वो कर पाओगे आप दूसरों के लिए जो आज आप नहीं कर सकते। ये मैं हर बार बोलती हूँ कि हमें कई बार जब हम इस मार्ग पर चलते हैं तो हमें लगता है हम फैमिली से दूर हो रहे हैं, या हम फैमिली को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, या फैमिली को भी डर होता है कभी कभी कि ये हमें छोड़ देंगे, या पता नहीं क्या, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे कि नहीं लेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता, उल्टा होता है। उसके बाद आप जो कुछ कर सकते हो आप पहले कर ही नहीं सकते थे। क्या होता है, फैमिली में कोई बच्चा होता है या किसी का हस्बैंड है, हर कोई चाहता है, या वाइफ हो, कोई भी, कि हाँ अगर इनकी जॉब बहुत अच्छी लग रही है जिसमें बहुत पैसे मिलेंगे तो सब बड़े खुश हैं। अगर प्रमोशन मिल रहा है, कोई पर्टिकुलर पावरफुल पोजीशन मिल रही है तो सब बड़े खुश हैं। क्यों? क्योंकि उनका फ़ायदा है। देखो यहाँ पे भी सेल्फिशनेस आएगी। ज़्यादा पैसे आपको मिलेंगे तो उनको भी कंफर्ट ज़्यादा मिलेंगे। तो एक ये डर होता है कि जब आप इस मार्ग पर चलने लगते हो कि कहीं आप ये सब छोड़ ना दो, और छोड़ दोगे तो उनका क्या होगा, एक इनसिक्योरिटी। और हर इंसान क्योंकि सेल्फिश है, अपनी ही इच्छाओं के बारे में सोचता है, तो ये उनको इनसिक्योरिटीज़ आनी बड़ी नॉर्मल है। क्योंकि ये एक कई बार सवाल आता है साधकों के मन में कि उनकी फैमिली के लोगों को लगने लगता है कि शायद ये अब इस मार्ग पे चल पड़े हैं तो पता नहीं हमारा ध्यान रखेंगे कि नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि हर कोई अपने बारे में सोच रहा है, तो वही सोचेंगे। बहुत नेचुरल है उनके दिमाग में ये बातें आना, अगर आप उन्हें समझा सकते हैं। क्योंकि किसी भी मार्ग पर ये नहीं बोला जाता कि आप अपनी फैमिली को छोड़ दो या आप अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी ना करो। कोई भी मार्ग या कोई भी गुरु इस बात की परमिशन नहीं देता। हर जगह यही बोला गया है कि आप अपने कार्य करते हुए जो भी आपने लिए हुए हैं और फिर आप इस मार्ग पर चलो। और साधनाएं इतनी मुश्किल नहीं हैं कि आपको सब कुछ छोड़ना पड़े। तो जितना जितना आप इस चीज़ पर काम कर सकते हैं उतना करें और अपनी साधना करते जाएं। बहुत बहुत रेयर कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां आपको कोई बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजंस लेने पड़ते हैं कभी कभी,
क्योंकि वो बहुत क्लोज रिलेशनशिप ऐसा होता है कि आप बिल्कुल, आपका मन इतना उचाट होता है या परेशान होता है उस रिलेशनशिप में कि आपको वो छोड़ना पड़ता है, विच इज़ ऑल्सो ओके। तो वो केस टू केस बेसिस अलग होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इस सब से आपकी सारे रिलेशनशिप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, नहीं, मैं ऐसा कुछ क्लेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, बहुत हद तक आपके इश्यूज़, और एटलीस्ट उन लोगों के साथ जो शायद लेस इम्पॉर्टेंट, या मे बी हमने बहुत ज़्यादा ही उनको लाइफ में, हम बहुत सारे रिश्तों को ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं जिनको देने की ज़रूरत नहीं होती, तो वो क्लैरिटी आ जाती है। मैं यहाँ पे अभी पॉज करती हूँ, आप लोग के क्या विचार हैं, आप लोग भी अपना शेयर कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक सिचुएशन शेयर करना चाहता है आप वो भी कर सकते हैं, फिर हम उस पर और डिस्कशन कर सकते हैं, या आप लोगों का कोई और क्वेश्चन हो इसके अलावा आप वो भी पूछ सकते हैं। मिनोटी इज़ राइटिंग अमेजिंग एंड आई ओपनर, आई एम ग्लैड। So I was trying to type mark. या जैसे हम एक हॉल में होते हैं, पब्लिक गैदरिंग में होते हैं, और जहाँ 10-15 लोग होंगे, राइट? And people you feel very comfortable with, although you're meeting them for the first time. And with certain people you feel bit of discomfort or repelling effects होता है, right? You don't want to come close to them. राइट। So ऐसा क्यों होता है? And all of them are unknown to you. हाँ, अच्छी चीज़ पूछी मिनोटी। तो यस, ये क्या है, देखो, अगर पहले तो आपको ये फील अगर होने लग गया है कि कुछ लोगों के साथ यू फील कंफर्टेबल विद, अट्रैक्टेड टू, और कईयों से रिपेल भी होता है, और स्पेशली सीकर्स में ये बहुत होता है, साधकों में तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी, देखो, हमारी एक तो हम 5 सेंसेस से जज कर रहे होते हैं ना, हमारी 5 सेंसेस जो सेंसर्स ही तो है ना, जो हमें कुछ देख के बता रही हैं। जैसे कुछ होते हैं लोगों को हमें देख के ही लगेगा, सिर्फ हमारी आंखें बताएंगी कि नहीं, ये इनके पास आपको नहीं जाना है, या आप कुछ सुनोगे कानों से उनको कहते हुए, या किसी ने आपको गलत तरीके से टच किया या कुछ आया या देखा। एक तो ये सेंसर्स होते हैं, और सेंसेस होती हैं जो हमारी, इसको बोलते हैं मन के, या एस्ट्रल बॉडी, टेक्निकल टर्म इज़ एस्ट्रल बॉडी, तो वो भी सेंसेस होती हैं। तो वो हमें अंदर से ही हमें ये फील करा देती हैं इंट्यूटिवली कि इन लोगों को हमें अवॉइड करना है और ये लोगों को हम ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा होता है, और मेरे साथ तो ये बहुत ज़्यादा होता है, इंट्यूटिवली नोइंग कि किन लोगों से बात करनी है, किन को आगे एक्सेस देना है, किन को नहीं देना, मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत नेचुरली ये चीज़ होने लगती है, और ये बहुत हेल्प करती है आगे कोई भी, मतलब डिसीजंस लेने में भी। अगर किसी लोगों के साथ आपको डिसीजंस लेने हो तो ये होता है, अच्छी बात है अगर हो रहा है तो आपको। थैंक यू, Monica madam. यस। Monica madam, I think 100% agree with you कि somewhere we have to draw a line. Actually क्या होता है, most of the time we are very reluctant to say no. तो कंपैशन तक तो ठीक है, जहां तक आपका कंपैशन अलाउ करता है आप हेल्प कीजिए, और पर जहां पे आपको लगता है कि यू आर बीइंग टेकन एडवांटेज ऑफ, टेलिंग डायरेक्टली नो इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी, दैट्स हाउ आई हैव हैंडल, कि अगर आदमी सामने वाला हैंडल कर सकता है तो आप नो ना बोलने में झिझकिए मत। दैट्स व्हाट हाउ आई हैंडल, मतलब आई लाइक टू बी इंडिपेंडेंट, not to be dependent on me, but wherever my compassion allows, I definitely help. राइट। कि जहाँ पे मुझे लगता है कि जहाँ पर है हेल्प करना है, तो वो आता है कि जहाँ तक हम कहीं फंस जाते हैं कि नहीं, किसी ने मेरे को बोल दिया, उससे मेरे रिलेशन में मेरे को ना बोलना ही नहीं है बिल्कुल भी, तो वहां पे हम फंस जाते हैं ज्यादा। तो अगर छोटे छोटे इश्यूज में अगर हम ना बोलने की आदत डाल दें कि ठीक है, एक आदमी चल फिर सकता है, ग्लास पानी मांगा है, ये ले सकता है, तो आप बोल दो कि आप ले लो। It's a very small thing, and it can be, I would say, can be applied in plenty of ways. Like my mother, she's 84, but I like her to be independent. जहाँ पे मुझे लगता है कि नहीं, ये ज्यादा मेरे पे डिपेंडेंट हो रही है, तो मैं वहाँ पे थोड़ा सा बैकआउट कर देता हूँ, नहीं मुझे काम है, आप कीजिए इसको। तो is that right way? एब्सोल्युटली बिल्कुल सही बोला विजय आपने। और देखो, आपने 2 चीज़ें बोली, एक तो बोला कि जो ना कर देना चाहिए, बिल्कुल क्लियर, और उससे क्या होता है, शुरू में किसी को बुरा लगता है कि आपने ना बोला, लेकिन वो जब एक बार एक्सपेक्टेशन सेट हो जाती हैं, जब वो बाउंड्री बन जाती है, तो उनको भी समझ में आता है कि कब वो आपको अप्रोच कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और मैं इससे एक स्टेप और आगे जाऊंगी और ये बोलूँगी कि जिनको आप ना नहीं बोल पाते, वहाँ पर भी हमें
सोचने की ज़रूरत है अपने अंदर, थोड़ा इंक्वायरी करने की ज़रूरत है कि मैं क्यों ना नहीं बोल पा रहा, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। एटलीस्ट मुझे पता होना चाहिए, क्या उसका रीज़न कंपैशन है या उसका रीज़न है कि मुझे इनसे कुछ चाहिए, अगर मैंने इनको ना किया तो कल को मुझे भी इनकी ज़रूरत पड़ेगी और ये मुझे ना कर सकते हैं, मैं इसलिए ना कर रहा हूँ। क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के केसेस में ऐसा होता है, हम अपने ही किसी सेल्फिश मोटिव के लिए उनको ना नहीं कर पा रहे होते। तो चाहे मैं ना करूं, लेकिन एटलीस्ट मुझे पता तो होना चाहिए कि मैं क्यों ना नहीं कर पा रहा हूँ। एब्सोल्युटली करेक्ट, हाँ, एब्सोल्युटली आई एग्री विद यू, आई एग्री विद यू। और ये भी आपने बिल्कुल ठीक बोला कि जिनके बारे में हम केयर करते हैं, कई बार इसलिए भी ना बोलना ज़रूरी होता है ताकि वो इंडिपेंडेंट हो जाए, ना हम किसी पे डिपेंडेंट बने, ना दूसरों को अपने पे डिपेंडेंट बनाए। बहुत सारे लोगों को ना दूसरों को अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि देन यू फील नीडेड, यू नो, इफ समबडी इज डिपेंडेंट ऑन यू। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ये जो एक इनबिल्ट हमारी नेचर होती है कि दूसरे डिपेंडेंट हो जाए हमारे ऊपर, हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा होता है कि यूजुअली वी वांट देम टू बी डिपेंडेंट ऑन अस। करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली। जैसे खासकर मैंने हस्बैंड वाइफ में बहुत ज्यादा देखा है कि हस्बैंड जो होते हैं कई बार खाना बनाने का मतलब सोचते भी नहीं है कि एवरीथिंग दैट इज वाइफ्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि खाना वो 3 बार देना ही देना है उनको, तो खुद करते ही नहीं है। तो जहाँ पे मतलब वहां पे एक पता होना चाहिए कि भाई अगर हस्बैंड कर सकता है अपने आप तो फिर ही शुड डू इट। करेक्ट करेक्ट, इट अप्लाइज टू एवरीबडी। यस यस, टू एवरीबॉडी। थैंक यू। थैंक यू। Swati is writing, whenever there are expectations, they are bound to break. Yes. So Swati, you remember there is a quote in my book by Gyan Swami ji, for every expectation, there is an equal and opposite frustration. So yes, that is what it is. Kasturi is writing, expectations create drama, hustle, and drama drains energy, which brings negativity. Bilkul, bilkul. It is all, if you see, the whole drama is about expectations. पूरा का पूरा ड्रामा क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे सेल्फिश लोग हैं, हर कोई अपनी इच्छा पूरी करना चाह रहा है, कुछ चीज़ें पूरी हो जाती हैं और कुछ जो है कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। जहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, फ्रस्ट्रेशंस आती हैं, गुस्सा आता है, जो हमें डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग लगते हैं, बस समझ जाओ कि यहाँ पे मेरी कोई एक्सपेक्टेशन थी जो पूरी नहीं हो रही और कुछ नहीं है। दैट इज़ ऑल दैट इज़ हैपनिंग। Kasturi is further writing, dependency, seeking attention, codependency, all the drainage system. Rather, there should be independency and interdependency to thrive our soul. Yes, yes. See, we are going to be, you use the right word, interdependency, because it is not that we can completely manage ourselves independently. It just means maximum, whatever is the maximum way that we can be independent, it is great. But yes, as human beings, we are interdependent on each other. So we should know what are the boundaries. We should know our boundaries. We should also take care of other people's boundaries. We should respect other people's boundaries. Then the relationships remain fine. We also have to know all the time, you know, ever since that became clear to me that everyone is selfish, I am selfish and everybody else is selfish. You know, then naturally the expectations fall down, because you know that I have desires, everybody else has desires, and these desires may not match. Everybody may not be ready or available to fulfill my desires. So it is okay. हमको ना एक दिमाग में वो भी हम कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, नहीं ये सेल्फलेस है, इसको तो मेरी हेल्प करनी चाहिए, या मैं ही बड़ा सेल्फलेस हूँ। ये भी हमें एक गलत फहमी हो जाती है। और मैं तो बल्कि ये बोलती हूँ कि सेल्फिश तो हम हैं ही, कोई शक नहीं है। इतने ज़्यादा सेल्फिश हो जाओ, इतने ज़्यादा सेल्फिश हो जाओ कि सेल्फलेस में जंप हो जाए। तो जो हमारा अध्यात्म का रास्ता है, जो हमारा स्पिरिचुअलिटी का रास्ता है, वो तो सबको बहुत ज़्यादा सेल्फिश लगता है दूसरे लोगों को, क्योंकि वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप अपनी प्रगति के लिए, आप अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए सारे काम कर रहे हो, और वहाँ पे दूसरे को, आसपास वालों को तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है आपकी साधना करने से। तो ऐसा लगता है, और ऐसे कई बार कमेंट मारते हैं लोग, आप लोगों को भी सुने भी होंगे या नहीं सुने तो हो सकता है सुनो, कि आप लोग तो बहुत सेल्फिश हो। तो हाँ बिल्कुल, इससे सबसे ज़्यादा वाली सेल्फिशनेस करो ना, छोटी मोटी सेल्फिशनेस क्यों करनी, सबसे बड़ी सेल्फिशनेस करो। और ये सेल्फिशनेस ऐसी है कि सीधा आप सेल्फलेसनेस में पहुँचोगे। अब सेल्फलेसनेस का भी मैं मतलब बता दूँ। एक्चुअली सेल्फलेसनेस भी सिर्फ एक शब्द है जो हमने कॉइन किया हुआ है, वो भी सेल्फिश ही होता है।
वो सबसे बड़ा सेल्फिश होता है। सबसे बड़ा सेल्फिश का क्या मतलब है? आप सेल्फिश ही रहते हो, बस आपकी जो सेल्फ की डेफिनेशन है ना वो बदल जाती है। पहले आपकी सेल्फ की डेफिनेशन में सिर्फ आप आते हो, फिर आपकी सेल्फ की डेफिनेशन में आपकी फैमिली फ्रेंड्स वो आने लगते हैं, और फिर आपकी सेल्फ की डेफिनेशन में हर कोई आ जाता है। व्हेन एवरीबडी कम्स इन द डेफिनेशन ऑफ द सेल्फ, देन यू बिकम, आई वुड से, द मोस्ट सेल्फिश पर्सन। तो अगर सेल्फिश ही बनना है, सबसे बड़े वाले बने हैं ना, छोटे मोटे सेल्फिश होके क्या करना। कस्तूरी ने लिखा है, घर में एक की प्रगति जनरेशनल स्पिरिचुअल डीएनए को चेंज कर देता है। हाँ जी, ये भी फैक्ट है कि जब भी हम कोई भी एक फैमिली में स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करता है, तो चाहे इस फैमिली वालों को लगता नहीं है, उनको कोई फ़र्क ऐसा लगता है कि अरे इसने तो हमारी नैया डुबो दी या ये अब हमारे काम नहीं कर रहा, बट असल में सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसी से होता है। डीएनए बोलो, देखो हम सिंपल वर्ड्स में अगर इसको समझें तो जो हमारे जितने भी रिश्ते हैं, हमारे जो बंधन हैं, हम जब उस बंधन से मुक्त होते हैं तो हमारे साथ जितने भी लोग बंधे होते हैं वो भी उन बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। देखो अगर सपोज़ एक रस्सी है, वो कहीं बंधी हुई है, और अगर आपने कई जगह पे बंधी हुई है, अगर आपने उसकी एक भी गांठ खोल दी तो वहाँ से कितनी सारी और जगह से वो खुल जाएगी नेचुरली, अगर आपने एक कोई उसकी गांठ खोल दी। तो जब आप मुक्त हो जाते हो तो आपके साथ साथ बहुत सारों के लिए मुक्ति आसान हो जाती है। आपके साथ जितने लोग जुड़े होते हैं उनकी मुक्ति भी आसान हो जाती है। अटैचमेंट मतलब मोह। मोह का क्या मतलब है? हर चीज़ जो मैं से कनेक्टेड है, और मैं मतलब मैं, ये शरीर और ये मन, ये वाला मैं। जब तक बस ये शरीर और मन का मैं रहेगा तो मोह रहेगा, और जब ये शरीर और मन से हट के वो जो मैं है, जब वो बढ़ जाएगा, उसका एक्सपेंशन हो जाएगा, तब आता है प्रेम, तब आती है भक्ति, तब आता है असली लव, जो हम बोलते हैं ना लव। हम लव शब्द बहुत लूज़ हो चुका है असल में। हम हर किसी को बोल देते हैं आई लव दैट पर्सन, आई लव दिस, आई लव दैट। लव नहीं होता, पर वो तो वही है, लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, तो वो अटैचमेंट होता है। लव तो हम लोग जानते ही नहीं है क्या होता है। Minotti is saying we are on the path of knowing love. Yes, yes. And this is the most beautiful path. And actually, only on this path you realize what is love. और जब वो लव समझ में आता है, तब हंसी आती है, तब आपको पता पड़ता है कि कैसे हम पहले अटैचमेंट को ही लव समझ रहे थे, या वो जो इमोशन हमें फील होता है, हम उस इमोशन को लव समझ रहे थे। इमोशन वाला लव नहीं होता। कस्तूरी ने लिखा है, प्रेम मुक्त करता है, आसक्ति बंधती है। हाँ जी, बांधती है, बिल्कुल। तो क्यों हमें इस पाथ पे चलना पड़ता है? कि हमने जो भी जानबूझ लिया है, समझ लिया है हमारी ज़िंदगी में, उसको हटाने के लिए। बस साधना कुछ जोड़ती नहीं है। साधना का काम है जो भी आपने ऑलरेडी उठा लिया है, ऑलरेडी जोड़ लिया है, उस सब को हटा देना, वो सब निकाल देना, वो सारा कचरा हटा देना। आप लोग को ध्यान है, पहले जो टेप्स होती थी, टेप रिकॉर्डर होता था, फिर वो कैसेट्स होती थी, और उस पर हम लोग रिकॉर्ड करते थे। खाली कैसेट्स आती थी, उस पर रिकॉर्ड किया जाता था। तो ऐसे ही हम भी वो खाली कैसेट पे बहुत कुछ रिकॉर्ड हो गया है, बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो गई हैं। तो बस उन सब को अनरिकॉर्ड, खाली करना, सब निकालना, दैट इज़ ऑल। साधना इज़ नथिंग बट unlearning. Yes, Kasturi is writing, the whole thing is to unlearn the learning, absolutely. And unlearning takes the maximum time. सबसे ज़्यादा समय unlearning में लगता है। जिस दिन unlearning हो गई, unlearning पे ही बात समाप्त हो जाती है। Minotti is saying, why is it that for few it comes early and for some it comes late and for many it never comes? Yes, that is a $1 million question. Why? And you know, in spirituality, we don't go into why. We just accept this is how it is. You are absolutely right. Absolutely. Okay. That is how it is. So then, you know, there are certain questions for which the why, or there is no answer to them. All that happens is the question dissolves. You know, what happens is the question only dissolves. The answer never comes. You know what I'm saying?
There is no answer, but the question dissolves. Yes. So we leave it the safe place, destiny. No, then again we are putting a word to it, right? We are adding one more word and saying, "Arey destiny." We just leave it, drop it. Yeah. That's how it is. That's it. Okay. Thank you, ma'am. Yeah. See, we can make many answers. We can write one whole Upanishad on this question. It's not difficult at all, right? बहुत सारे reasons दिए जा सकते हैं जो माइंड के मेड अप होंगे, जहाँ पे लैंग्वेज आ जाएगी, सब कुछ. लेकिन फैक्ट है कि आंसर नहीं मिलेगा. आंसर है ही नहीं. Yeah. Actually, my question was selfish कि why did not it come to me early? ये भी So there आता was है. selfishness within that, yeah. Yeah. No. I have asked this question to my guru when, long time back. Why you did not meet me earlier? Why did I have to wait for so long? So yeah, there is no answer to that. So let's be happy that it came now, isn't it? Yes. Thank you. आप लोगों का और भी कोई चीज़, कोई और सवाल आप करना चाहते हैं वो भी पूछ सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि आज का ये टॉपिक है, ये तो ऑलमोस्ट कवर हो ही गया है और किसी ने अपनी कोई प्रॉब्लम भी शेयर नहीं की. तो आई एम अज्यूमिंग कि ऐसा लग रहा है सबको कि जो शेयर किया है उसमें आंसर्स मिल जाएंगे. नहीं तो आप ज़रूर, अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, देखो ये चीज़ें ना बेस्ट काम कब करती हैं, जब हम किसी सिचुएशन से गुज़र रहे होते हैं. तो अगर आपकी कोई सिचुएशन है और आपने आज जो कॉन्सेप्ट समझे उनको लिखो और उनको अप्लाई करो उसके ऊपर और देखो. सुनना सिर्फ एक बहुत छोटा पार्ट है इस पूरे प्रोसेस का. जब तक हम उसको करेंगे नहीं तब तक फ़ायदा नहीं होगा. ये ऐसा ही है कि जैसे मैंने एक रेसिपी का नाम सुन लिया कि अच्छा ये एक रेसिपी होती है, या मैंने सुना कि दाल चावल खाने से पेट भर जाता है. अब सुनने से क्या होगा? अगर मैं भूखी हूँ तो मुझे दाल चावल बनाना पड़ेगा ना, बना के खाना पड़ेगा. रेसिपी भी बता दी गई है, चावल कैसे बनाना है, दाल कैसे बनानी है, बनाना तो पड़ेगा ना, खाना भी पड़ेगा, तभी फ़ायदा होगा. और मेरा अभी तक का अनुभव ये रहा है, जो भी लोग बस सुन के बैठ जाते हैं वहाँ पर प्रगति नहीं होती, वो नहीं चल पाते. आप उस पर आपको काम करना होगा और थोड़ा सा भी काम करोगे ना तो आप देखो कि आपकी कितनी जल्दी प्रगति, कितनी जल्दी चीज़ें क्लियर होने लगेंगी आपके दिमाग में. और हो सकता है जैसे मैंने बोला कि आपकी काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स इसी में ही सॉल्व हो जाएंगी जो आज शेयर किया है. फिर भी उसके बाद कुछ रह जाए तो आप लिखिए, बताइए. आप मुझे पर्सनली भी लिख सकते हैं कि ये हो रहा है, ये मेरा, आप एनालिसिस करो अपना, लिखो कि ये मैंने किया तब भी ये मेरा प्रॉब्लम अभी भी है, इसमें आंसर नहीं मिल रहा. तो या तो ऐसा होगा कि एनालिसिस में कहीं गलती है, या ये है कि सच में आपकी प्रॉब्लम इतनी यूनिक है कि इस स्ट्रक्चर में फॉल नहीं कर रही है, तो हम आगे कर सकते हैं. जो लोग ये सब काम करते हैं उनको सच में बहुत हेल्प होती है. Minotti is saying you explain too well. I think he meant so well that even future questions are answered. Excellent. That means you are able to process what I am saying. Good. Vidisha is saying I can share my experience. Yes, please go ahead, Vidisha. That would be lovely. So, क्योंकि आज का टॉपिक था अबाउट कैसे मतलब डिफिकल्ट पर्सन को डील करा जाए, तो मेरा अपना एक्सपीरियंस था आज से 6 जब से ऑब्वियसली मैरिड हुई तो मदर इन लॉ के साथ बहुत टाइम से प्रॉब्लम चल रहा था और बीच में ऐसा हो गया था कि मतलब मेरे को बात करने का ही नहीं मन कर रहा था. तो फिर व्हेन आई स्टार्टेड दिस जर्नी. इट्स अ बिग 4 years 5 years हो गए, अब शायद जर्नी 7 years स्टार्ट हुए, बट क्रिया हमें 4 years पहले मिली. तो लेटेस्ट एक्सपीरियंस ये है कि व्हेन आई मेट हर, मतलब ऑब्वियसली वो थोड़ा थोड़ा माइंडसेट चेंज हो रहा था. 3 years पहले भी बहुत सारे डिफिकल्टीज आए, लेकिन प्रॉब्लम तो वो तो वैसे ही है. लेकिन मुझे अब लग रहा है कि शायद मेरा ही थॉट प्रोसेस उनके लिए चेंज हो गया. क्या हुआ कि अभी बिल्कुल नॉर्मल हो गया. नॉर्मल मतलब कोई ग्रजेस रहे ही नहीं, कोई टेंशन लगती ही नहीं. वो जो इतना बड़ा मुझे पहाड़ लगता था, स्ट्रेस लगता था कि उनको मैं कैसे जाऊंगी, उनसे हेलो भी कैसे बोलूंगी या मिलूंगी कैसे, और वो ऐसे गायब हो गया कि मुझे लगा ही नहीं कि, और मैं अपना काम करती हूँ, मतलब मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए तो मैं वैसे कर देती हूँ और ये नहीं सोचती कि वो मतलब वो अब क्या करेंगी. पहले ऐसे ही होता था, एक्सपेक्टेशंस की वजह से मुझे लगता है कि ज़्यादा बड़ा पहाड़ और प्रॉब्लम्स लग रही थी. तो वो अपने आप ही आई थिंक सॉल्व हो गया. एंड अभी जो मैं लेटेस्ट मिल के आई तो बहुत ही अच्छे से रिलेशनशिप सॉल्व हो गया. सो दिस इज माई एक्सपीरियंस.
ओके, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट विदिशा. बिल्कुल. एंड एज यू सेड कि जब एक्सपेक्टेशंस ख़त्म हो जाती हैं कि वो क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, और जब हम बदल जाते हैं, सबसे बड़ी बात होती है अपना बदलना. हर चीज़ में हमें खुद ही बदलना पड़ता है. आज जो मैंने सिस्विस का भी डाला था उसमें क्या था कि हाउ टू आई टेक द राइट डिसीजन. सो इफ़ यू बिकम राइट देन डिसीजंस ऑटोमेटिकली फॉलोज. यू हैव टू बिकम राइट. एंड हाउ वुड यू बिकम राइट? When you will understand yourself better, which definitely you do now, when you will drop expectations, तो बाकी चीज़ें तो अपने बाहरी चीज़ें अपने आप सॉर्ट होनी शुरू हो जाती हैं. हमें उनको सॉर्ट करना ही नहीं पड़ता. Swati is writing, my learning from past many years being associated with Muni has taught me always ask yourself whether proving your point or argument is important to you or your peace of mind. I choose peace of mind and now nothing bothers or affects us. Excellent. Yes. That's true. In an argument, what is it that is more important? हमें अपना पॉइंट प्रूव करना है या मुझे शांति चाहिए? अगर अपना पॉइंट प्रूव करना है तो ठीक है, वो भी एक डिसीजन है. अपने पॉइंट को प्रूव करो, लेकिन ये जान लो कि आपको पॉइंट प्रूव करने के बाद हो सकता है किसी को पॉइंट प्रूव करके शांति मिले, और हो सकता है आर्ग्यूमेंट और बढ़ जाए और आपका पीस ऑफ माइंड और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाए. तो ये डिसीजन लेते हुए भी मुझे पता होना चाहिए कि आगे रेपरकशंस क्या होंगे, मेरे इस एक्शन से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आने वाले हैं. और अगर ये जानते हुए मैं अपना पॉइंट प्रूव कर रही हूँ तो ठीक है, करो फिर, नो प्रॉब्लम, है ना. और अगर मुझे है कि नहीं, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, दूसरा सोचेगा अरे ये बेवकूफ़ है, मैं जीत गया, ये हार गई, इसको पता नहीं है, लेट देम थिंक, इट डजेंट मैटर टू मी. व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी इज़ पीस ऑफ माइंड. देन दैट इज़ व्हाट I choose. So every time, who knows, maybe tomorrow for some person in a particular situation, you may prefer to choose proving your point. That is okay. Kasturi is saying mostly argument comes from ego. Not mostly, always. All problems come from ego, and ego is the false self. False self का क्या मतलब होता है? वो जो self है ही नहीं, लेकिन सोचता है कि वो है. when we say ego, हम कई बार सोचते हैं ईगो मतलब अहंकार, ईगो मतलब अपने लिए बहुत सारा प्राइड होना कि मैंने ये किया, मैं बहुत बड़ा हूँ. अभिमान से हम ईगो को कोरिलेट करते हैं, पर ईगो होता है फॉल्स सेल्फ. डीप में, असली में, सही मायने में वो सेल्फ जो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, जो सिर्फ असली सेल्फ का रिफ्लेक्शन है. जैसे मिरर में हमारा रिफ्लेक्शन होता है, तो जो रिफ्लेक्टेड इमेज है वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है, नज़र आ रही है, टेम्परेरीली अपीयर हो रही है क्योंकि सामने मिरर है, पर है नहीं. इट ओनली एग्जिस्ट बिकॉज आई एग्जिस्ट. दैट्स इट. इफ आई मूव द रिफ्लेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट. सो दिस ईगो इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सेल्फ, द रियल सेल्फ विच इज देयर. But this ego thinks of itself as the self. That is all the problem. बस इतना ही गड़बड़ हो गया है और कुछ नहीं है इसके अलावा, कि रिफ्लेक्टेड सेल्फ ने अपने आप को रियल सेल्फ मान लिया है बस. Sarah is writing, before I had a lot of arguments with my mom because she doesn't get what I try to say or do, but now I don't care what she says. I just do what I think is right and not worry about what she or anyone thinks. Okay, I hope your mom is not listening to this conversation. Yeah, so she would say you stop listening to this kind of stuff. See, when you are walking on the spiritual path now, all these things are excused. Whether you upset your parents, whether you upset your spouses, whether you upset anybody else, right? Everything is excused, actually, in reality. Provided you are a serious seeker, provided you are seriously walking on this path. That is important. Vijay is saying, and sometimes people think we don't care and this behavior also bothers them. Absolutely it bothers them. Because they want us to care. They want reactions from us. They want us to get upset. They want us to feel good, bad, ugly, whatever. They love the drama. Let's understand. See. We were talking about ego, the false self. It loves drama. It thrives on drama. And drama is all about reactions from each other. What will a single individual, what will a single ego do? It will only have drama when it will be interacting with other egos. So all the drama is nothing but various egos interacting with each other.
And if one ego says, no, I don't want to be part of it, then obviously other ego will be offended. Kasturi is saying, if you are sick or unwell, people will not do much. But if you are happy for no reason and be in yourself, it shakes their roots. Yes, yes. Sometimes people are disturbed when they see that you are happy. अगर वो देखते हैं आप खुश हो तो वो भी दुखी हो जाते हैं, वो देख के दुखी हो जाते हैं. देखो ये भी कैसी साइकोलॉजी है कि मैं दूसरे को खुश देख के दुखी हो जाता हूँ. क्यों? क्योंकि अब मुझे लगता है ये तो खुश है और मैं खुश नहीं हूँ. तो पहले अगर मैं दुखी हूँ और दूसरा भी दुखी हो जाता है तो मुझे तसल्ली हो जाती है, देखो मैं भी दुखी हूँ, वो भी दुखी है, तो प्रॉब्लम सॉल्व है, मुझे कुछ नहीं करना है. लेकिन दूसरा खुश है और मैं दुखी हूँ, अब मुझे कुछ बदलना पड़ेगा, मतलब कुछ मेरे में गड़बड़ है और मैं बदलना नहीं चाहता. देखो ये जो सेल्फिश इंडिविजुअल होता है ना, उसकी एक और आदत होती है, वो खुद नहीं बदलना चाहता, वो चाहता है सामने वाला बदले, मैं ना बदलूं. बस अगर आप दुखी हो और सामने वाला खुश है, उससे तो आपका दुख और 10 गुना बढ़ जाता है. Sarah is writing, they want entertainment and when we walk on this path, we don't give them that. Absolutely, absolutely, yes. Minotti is writing, complimenting what Vijayji said, the power of no. Once the greatest long-distance runner was asked the secret to his success. His answer was, secret lies in 2 alphabets, the word no. If you don't say no, what you actually want to say no, you are giving away your power. Yes, yes, absolutely. Whenever we say yes, but when we want to say no, we give away our power. Unless we have worked on it. Yes, Vijay, please. Monica madam, most of the time what I see na, we ourselves are bound with the projection of others people mind, what impression other people have about us. We are bounded by that. Correct. Usually, and that is basically we are not trying to create ourselves. Like we are not trying to understand ourselves. Like अगर दूसरा मेरे बारे में क्या सोचता है, हम इसमें इतना ज्यादा अटक जाते हैं कि हम उससे निकल नहीं पाते. True. That's what मतलब I personally feel that कि मेरा ये दोस्त ये वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा. तो ये चीज मैंने बहुत ज्यादा देखी है, मतलब कि बट मोस्ट ऑफ द पीपल जो सफरिंग होती है बिकॉज वो दूसरों के जो इम्प्रेशन है उनका दूसरों का इम्प्रेशन है उनके बारे में, उसमें ही अटके रहते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. और उसका एक रीज़न है. देखिए उसका रीज़न ये है कि हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि हम खुद को दूसरों की नज़रों से देखते हैं. वी हैव नेवर बीन टॉट टू लुक एट आवर सेल्स बाय आवर सेल्स. जैसे दूसरे बोलेंगे तुम अच्छे बच्चे, पहले हमारे पेरेंट्स बोलते हैं गुड बॉय गुड गर्ल, फिर हम स्कूल में जाते हैं टीचर्स बोलते हैं यू आर अ गुड स्टूडेंट, ऐसा करना है. तो रिवॉर्ड पनिशमेंट पे हमारा पूरा का पूरा जो हमारी सोशलाइजेशन होती है उसी बेसिस पे होती है. तो रिवॉर्ड पनिशमेंट तो हम सारे वो काम करने लगते हैं जहाँ हमें रिवॉर्ड मिलता है और हम वो सारे काम अवॉइड करते हैं जहाँ हमें पनिशमेंट मिलता है. और जब हम बड़े भी हो जाते हैं हम उस रिवॉर्ड पनिशमेंट के चक्कर से बाहर ही नहीं आ पाते. और यहीं पे डिफरेंस होता है इंटेलिजेंट और अनइंटेलिजेंट पर्सन में. आप देखिए कई लोगों को जिनको हम रिबेलियस बोलते हैं या हम बोलते हैं ये ओबीडियंट नहीं है, ये माँ बाप की नहीं सुनता, ये बिल्कुल अपनी चलाता है, ये वो करता है. एक्चुअली बहुत सारे, मैं ऐसा नहीं बोल रही, हर एक के लिए नहीं बोल सकती, कुछ सिर्फ रिबेलियस एटीट्यूड के लिए भी होते हैं. लेकिन आप देखोगे जो भी इंटेलिजेंट होगा यहाँ पर वो एक टाइम आएगा जो इससे बाहर आ जाएगा. उसको लगेगा नहीं मुझे नहीं सुनना है, मुझे नहीं करना है, मुझे दूसरे क्या सोचते हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. और दूसरे इसलिए और ज़्यादा उसको उसमें डालते हैं ऐसे कटघरे में कि ये हमारी सुन नहीं रहा, बिकॉज दे वॉन्ट टू कंट्रोल यू एंड नाउ यू कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय देम एंड दैट इज़ वॉट दे डोंट लाइक. So the whole society is designed, the whole structure is designed in a manner that it can control you. But you yourself also become a party to it, no? Exactly. So that is what I'm saying. When we don't have that intelligence, whether maybe you will agree or not, but actually it is a sign of higher intelligence or not. Why I'm saying intelligence? Because an intelligent person is able to see that ये सब जो चल रहा है ये मुझे कंट्रोल करने के लिए चल रहा है और मुझे इसमें
पार्टिसिपेट नहीं करना. इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मी वॉट अदर्स थिंक अबाउट मी. जब तक मैं दूसरों के बारे में ही सोचता रहता हूँ कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, इसका मतलब मेरे अंदर अभी वो इंटेलिजेंस नहीं आई है. तो वो आना भी उसका एक जो बोलते हैं ना हम, इन द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन इंटेलिजेंस आना, वो भी एक बहुत बड़ा काम होता है. जहाँ तक मुझे लगता है मोनिका मैडम, मुझे तो ऐसा लगता है इट इज नॉट अबाउट इंटेलिजेंस खाली आना, बट पीपल फील प्लेजर इन दैट. You know, you feel pleasure that what others feel about me. तो ज्यादातर लोगों की जिंदगी बस उसी में ही रहती है कि मेरा लोगों के प्रति, जो लोगों के मन में जो मेरी तरफ इंप्रेशन है, वो खराब नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए. तो ये लैक ऑफ इंटेलिजेंस नहीं है? मेरी लैंग्वेज में ये लैक ऑफ इंटेलिजेंस है कि अगर मुझे बस ये है कि दूसरे लोग मेरे बारे में अच्छा सोचें. ज्यादातर लोगों को मैंने वही देखा कि वो अपना दूसरों के प्रति इंप्रेशन ही मेरा इंप्रेशन खराब हो जाएगा. इंप्रेशन का क्या मतलब है, वो मुझे आज तक समझ में नहीं आया, unless until you are true to yourself. Correct. So who would be true to oneself? Na? See, you need a lot of confidence, intelligence to be able to stand against the tide. कि लोग जो सोचते हैं, जो एक ओपिनियंस हैं, कि मैं उसके अगेंस्ट खड़ा हो सकता हूँ. आपको वो एक इंटेलिजेंस लगती है वहां पर. बट मोनिका, अगेंस्ट में तब खड़ा होऊंगा ना व्हेन इट डज नॉट गिव मी अ प्लेजर. मतलब कई बार क्या हम इतना ज्यादा उसमें खो जाते हैं. जैसे समझो एक एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशन में आप लीजिए, एक एम्प्लॉयर है जो मतलब अच्छा काम करता है, गधे की तरह काम करता है, ही गेट्स प्रेजेस प्रेजेस प्रेजेस, और शायद उसको प्रमोशन भी मिलते रहते हैं, बट ही फील दैट इज माय लाइफ. ही डजंट लुक हिमसेल्फ, मतलब अपनी तरफ उसको सोचने का टाइम ही नहीं मिलता. वो खाली उसी चक्कर में फंसा रहता कि ही इज अ गुड एम्प्लॉय एंड ही कॉम्प्रोमाइजेस हिज फैमिली, ही कॉम्प्रोमाइजेस हिज सेल्फ फॉर ओनली फॉर जॉब. एंड दिस टाइप ऑफ, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल. So otherwise people get stuck up in this situation, many of such situation in life. So I'll tell you, you can think about it and we can discuss that later. Think, why are they caught up in this? Why are they not able to see beyond it? Why are they not standing up for themselves? What is the reason behind it? आप सोचिएगा क्या कारण है? Because they get pleasure out of it. तो वो pleasure उनको किस चीज में मिल रहा है? So what does that show about them? I think basic जो है is the man's quest to be appreciated. No, it is not man's quest to be appreciated. It has only been told to us कि we should be appreciated. ये हमारी quest है नहीं. Man's quest is always for the truth. But yes, there are certain qualities when if they do not develop, then man falls for these little things, which is appreciation of others. Right. You can talk about that mirror thing, right? कि हम लोग our image is based on what people think about us, not what we think about ourselves. जो वो mirror वाला बताते हैं ना example, probably that may help answer Vijayji's question. I think it's better that he thinks about it himself. True. Thank you, Monica. Thank you, sir. Kasturi Singh, because from the birth we have been uploaded by these social conditionings, we are labeled from childhood and spirituality unlabel the person. Yeah, so see, social conditioning से तो हम सबको जाना ही पड़ेगा. There is no other way. एक छोटा बच्चा पैदा हुआ है, आप उसको कंडीशन आपको करना ही पड़ेगा. That is a necessity. क्योंकि नहीं तो वो सर्वाइव कैसे करेगा. तो वो बहुत ज़रूरी है सोशल कंडीशनिंग. उसका एक बहुत बड़ा रोल है इस सोसाइटी में, उस बच्चे को वो ठीक से बड़ा हो सके और चले. बात यहाँ पे हो रही है कि वो कंडीशनिंग कब तक चलेगी, कब है जब वो बच्चा जान पाएगा कि हाँ ये कंडीशनिंग थी और अब समय आ गया उस कंडीशनिंग को तोड़ने का. देयर इज़ अ टाइम फॉर एवरीथिंग. जैसे हम सपोज पेड़ भी लगाते हैं, आपने देखा जब बड़े बड़े पेड़ लगाए जाते हैं, पर जब वो छोटे होते हैं उनके आसपास एक घेरा, एक लोहे का ऐसे घेरा लगा दिया जाता है. वो इसलिए कि वो छोटा पेड़ है और कोई ना कोई जानवर आके उसको खा जाएगा. हो सकता है वो पेड़ पहले ही जो पौधा है वो मर ना जाए, लेकिन जैसे जैसे वो पेड़ बड़ा होता है तो वो घेरे को हटा दिया जाता है वहाँ से. वो कौन करता है? माली का काम होता है. क्योंकि जब एक पेड़ बड़ा हो गया अब उस घेरे की ज़रूरत नहीं है, उसे प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है. सो एक समय होता है जब हम लर्न करते हैं और एक समय होता है जब हमें अनलर्न भी करना होता है. अनलर्निंग इज़ एज इक्वली इंपॉर्टेंट. आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी. स्पिरिचुअलिटी को आप छोड़ दो, एक बार साइड पे रख दो. वर्ल्डली चीज़ों में भी हम जो भी बचपन से सीखते हैं,
एक समय पे आके हमें खुद देखना होता है कि मैंने जो जाना सीखा उसमें से क्या मेरे लिए रेलेवेंट है और क्या इररेलेवेंट है, मैं कहाँ गलती तो नहीं कर रहा हूँ, तभी मैं अच्छे से आगे की ज़िंदगी अपनी जी सकता हूँ। लेकिन फॉर मोस्ट पीपल वो डिफ्रेंसिएशन, वो डिस्क्रिमिनेट करना, वो समझ पाना कि क्या मेरे लिए दूसरों का अप्रिसिएशन ही इतना इम्पॉर्टेंट है, क्या मेरी ज़िंदगी पूरा समय रिवॉर्ड पनिशमेंट के बेसिस पे ही चलेगी, क्या मैं ज़िंदगी भर बस रिवॉर्ड के लिए ही काम करता रहूँगा, या इसके अलावा कुछ भी है। किसी किसी के दिमाग में ये बातें आ जाती हैं, ये चीज़ें आ जाती हैं, उसको समझ में आ जाता है, वो बोलता है नहीं चाहिए मुझे आपके रिवॉर्ड, और ना मुझे आपकी पनिशमेंट से डर लगता है और ना मुझे आपका रिवॉर्ड चाहिए। और सोसाइटी को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं होते। सोसाइटी डज नॉट लाइक, रिमेंबर दिस, एवरीबडी इन द सोसाइटी। अगर हम अपने वापस से सर्वाइवल मोड को लेंगे, जहाँ पे हम रोटी कपड़ा मकान के लिए सब लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे कंट्रोल एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। हर इंसान चाहता है कि वो दूसरों को कंट्रोल करे, चाहे वो मेरे बच्चे हों, चाहे मेरे फैमिली के लोग हों, मेरी सोसाइटी के लोग हों, मेरी कम्युनिटी के लोग हों, कोई भी, चलो फैमिली पे ही आ जाते हैं। और अगर मुझे आपकी प्रेज़ नहीं चाहिए और मुझे आपकी पनिशमेंट से डर नहीं लगता, अब आप मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। और अगर आप मुझे कंट्रोल नहीं कर पाओगे और आप मुझे कंट्रोल करना चाहते हो, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आनी ही आनी है। लेकिन फिर से बहुत कम लोग ये चीज़ कर पाते हैं। Sarah is writing, sometimes people are rebellious to get attention to. Yes, rebellions are all kind. That's why I said I don't necessarily mean that all rebellious people are intelligent. No, not at all. But then yes, there are some. Control makes us, again, देखो जो false ego है, जो false self है, उसको कंट्रोल में ही उसको ये लगता है कि मैं कुछ हूँ। देखो जो सेल्फ है ना, वो तो है ही, उसको कभी कुछ करना ही नहीं है, उसको कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो फॉल्स है, जो है ही नहीं, उसको हर समय प्रूव करना पड़ता है कि मैं हूँ। और मैं हूँ के लिए कंट्रोल एक बहुत अच्छा एक ज़रूरत होती है कि जितना मैं दूसरे लोग मेरी सुनेंगे या मेरे अंडर होंगे तो मुझे लगेगा कि मैं कुछ हूँ। क्यों लोग पैसा पावर के पीछे भागते हैं इतना ज़्यादा? आप सोच के देखना, मुझे पावर क्यों चाहिए? क्यों पॉलिटिशियंस की इतनी ज़्यादा वहाँ पे ये रहता है, या बिजनेसमैन में या फिर ब्यूरोक्रेसी में पावरफुल पोजीशन का? पावर का क्या मतलब है? इसका मतलब है कंट्रोल। मुझे कंट्रोल चाहिए आपके ऊपर, अथॉरिटेटिव कंट्रोल आपके ऊपर चाहिए, क्योंकि तभी मुझे लगेगा कि मैं कुछ हूँ। Nitya is saying, so that's why as an individual of a society, one should be non-judgmental about others. Yes, it helps. It helps you as a person. The more non-judgmental you are, it definitely is very peaceful. And to be non-judgmental about others, first be non-judgmental about your own self. That is the way it works. Anybody who is different, कोई भी जो अलग होता है, कोई ऐसी बात करता है जो आपने एक अपना स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, कोई उस स्ट्रक्चर को तोड़ता है, तो वो आपको पसंद नहीं आता। अब अगर हम देखें, हमारे बहुत सारे जो संत भी लोग हुए हैं, उनके भी अगेंस्ट बहुत लोग रहे हैं, क्योंकि ना उन्हें समझे और उन्हें लगा कि हमने जो एक बनाया हुआ है ये हर चीज़ को ब्रेक कर रहा है। अगर हम ओशो का ही एग्जाम्पल लें, आप देखो, जितना अगर आपको सच में सही वो इंटेलिजेंट रिबेलियन समझनी है, यू मस्ट ऑल रीड ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ spiritually mystic, I'm forgetting the name, how he has, of course he was one extreme, हम ऐसे सब नहीं हो सकते, बहुत वो तो एक रेयर इंसान थे, लेकिन समझ में आता है कि कैसे वो हर चीज़ को क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पे भी आ जाता है बात क्वेश्चनिंग की, कि हम सवाल उठाते हैं या हम हर चीज़ बस हाँ एक्सेप्ट मानते चले जाते हैं और एक्सेप्ट करते जाते हैं। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ स्पिरिचुअली इनकरेक्ट मिस्टिक, yes, Sarah has written that name. Thanks, Sarah. It is hilarious as well. I mean, I remember, मैं 3-4 बार पढ़ चुकी हूँ। जब भी पढ़ती हूँ तो हंस के लोटपोट, वो जो बोलते हैं ना कि आप यू फॉल ऑफ द चेयर पढ़ते पढ़ते। अभी आप देखिए आचार्य प्रशांत जो हैं, उनका भी वैसा ही है। ही इज़ अगेन ब्रेकिंग ऑल सोशल कॉन्सेप्ट्स, नॉर्म्स,